गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। उत्तर प्रदेश हज कमेटी ने सोमवार को हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मुस्लिम मुसाफिर खाने में ट्रेनिंग का आयोजन किया। इस ट्रेनिंग के दौरान यात्रियों को हज के दौरान मक्का और मदीना में किए जाने वाले अरकान के बारे में जानकारी दी गई। अलहाज फरीदुद्दीन सिद्दीकी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कुरान पाक से हुई। हाफिज हुजैफ ने तिलावत की और मोहम्मद इरफानुल्लाह ने उसके मानी बताया। इसके साथ ही हज पर जाने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगाया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मौलाना मोहम्मद अतहर कासमी ने कहा, उत्तर प्रदेश हज कमेटी की जानिब से ट्रेनर मुतय्यन होते हैं और उस यहाँ पर ट्रेनर जो मुतय्यन हुई हैं उनका नाम है फरहत हबीब की निगरानी में और हाजी फरीदुद्दीन जो खादिमुल हुज्जाज कमेटी गोरखपुर के सदर हैं उनके ज़ेर एहतमाम ये हाजी जो हज के लिए जा रहे हैं उनका तरबियती कैंप लगा हुआ है और इस वक्त जो है उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो किसी भी तरह की दिक्कत उनको हज के मैदान में न आने पाए, न मक्का में और न मदीना में, न खाना काबा के तवाफ़ करने में और न मदीना के अंदर जाकर नमाज वगैरह पढ़ने में, न रोज़े रसूल की ज़ियारत करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आवे। हर तरह की चीज़ से, हर तरह की बातों से इन हाजियों को बताया जाता है और वाकिफ़ कराया, जानकारी दी जाती है उनको ताकि वो किसी हाल में अपने हज को ख़राब ना होने दें और अच्छी तरह से हज करके वो लौटें। अच्छा, कहाँ के लोग यहाँ पे? यहाँ पर सिर्फ गोरखपुर ज़िले के लोग रहते हैं। इस वक्त गोरखपुर ज़िले के लोगों की ट्रेनिंग यहाँ होती है और वही लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। उन्हीं को आज जो है वैक्सीन भी लगाई जा रही है, वैक्सीन टीका भी लग रहा है उनको ताकि जो किसी बीमारी से वो न किसी को बीमारी दे पाएँ न उनको किसी की बीमारी लगने पाए, इससे एहतियात बरतें। मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अतहर कासमी है और मैं यहाँ खादिमुल हुज्जाज कमेटी के साथ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर रहता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला खादिमुल हुज्जाज कमेटी के सरबराही में ये ट्रेनिंग बराबर होती है। शहर गोरखपुर की सरजमी के बादशाह कहे जाने वाले और इंसानियत का पैगाम देने वाले सूफी संत हजरत बाबा मुबारक खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक जो पिछले 1000 सालों से मनाया जा रहा है, इस बार भी बड़े ही धूमधाम से अज़ीमुश्शान तरीके से मनाया जाएगा। दरगाह के सदर इकरार अहमद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी कि 6, 7 व 8 मई को 3 दिवसीय उर्स मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीन और चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद सलमान चिश्ती की निगहबानी में इस बार भी उर्स मुबारक बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। उर्स के दावतनामे को लद्दाख के बौद्ध लामा भिरगु पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सुशील महाराज, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के गद्दी नशीन सैयद सलमान चिश्ती, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति व राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू व कर्नाटक के वरिष्ठ समाज सेवी रेड्डी ब्रदर्स को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि पहले दिन शाम को बाद नमाज इशा जलसे दस्तारबंदी का आयोजन होगा। इसमें हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, मोहम्मद इदराए शरिया पटना और हजरत रिजवान अत्तारी साहब शाहजहांपुरी व दूसरे मकामी बैरूनी उलमाए किराम शामिल होंगे। इसके बाद जलसा 3:15 बजे भोर में गुस्ल व संदल पोशी की रस्म अदा की जाएगी। वहीं 7 मई मंगलवार को नमाज फजर कुरान खानी 9 बजे दिन से मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा। 12:15 पर कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा। मगरिब की नमाज के बाद सरकारी चादर व गागर इरशाद अहमद बग्गी के निवास मियाँ बाजार से निकलकर शहर के घोष कंपनी, बैंक रोड, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक, घंटाघर, पांडे हाता व तुर्कमानपुर से होते हुए आस्ताना आलिया पर पेश किया जाएगा। इसके बाद नमाज इशा महफिल शमा कव्वाली का कार्यक्रम होगा जिसमें जुनैद सुल्तानी बदायूं और वसीम साबरी दिल्ली के बीच जबरदस्त मुकाबला होगा। व 8 मई बुधवार नमाज फजर के बाद कुरान खानी 9 बजे दिन में मिलाद का प्रोग्राम होगा। 12:15 पर कुल शरीफ, जोहर की नमाज के बाद लंगर तकसीम होगा। इसके बाद नमाज इशा कव्वाली का मुकाबला होगा जिसमें देश के मशहूर कव्वाल शरीफ परवाज कानपुर और वसीम साबरी दिल्ली के बीच जोरदार मुकाबला होगा। पहले यह मेला 1 महीने का हुआ करता था। समय के साथ इसकी अवधि अब 3 दिन की हो गई है। मेले में बड़े झूले, बच्चों के लिए खिलौने की दुकान व खाने पीने की दुकानें आदि सजी हुई हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुबारक खान शहीद दरगाह के सदर इकरार अहमद ने कहा, सभी चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को हज़रत मुबारक खान शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह 26, 27, 28 का उर्स मुबारक देना चाहते हैं और इसमें तमाम दूर दराज से लोग आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी आएंगे। कव्वाल कहाँ से आ रहे हैं? कव्वाल जुनैद सुल्तानी बदायूं से
और दिल्ली से वसीम साबरी 7 तारीख को आ रहे हैं। 8 तारीख को शरीफ परवाज और वसीम साबरी आ रहे हैं। सदर साहब ये बताइए, ये उर्स मनाया जा रहा है, उर्स की क्या खासियत है और बाबा के रोज़े पे कब से उर्स मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हज़रत मुबारक खां शहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह गाजी मसूद से सलार रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, जो बहराइच की सरजमी पे आराम फरमा गाजी मसूद से सलार रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़ारों साल पुरानी दरगाह ये है और गाजी मसूद से सलार रहमतुल्लाह अलैह की हज़ारों साल पुरानी है। चूँकि आप उनके सेनापति हैं गाजी मसूद से सलार रहमतुल्लाह अलैह की, तो हज़ारों साल से ये उर्स मनाया जा रहा है। अदब व एहतराम के साथ, अक़ीदत के साथ मनाया जाता रहा है। तो क्या इस बार कुछ खास रहेगा, इस बार में हम लोगों को देखने को मिलेगा उसमें? देखिए, हमने दावतनामा जो है तमाम धर्म के जो पेशवा हैं, बड़े लोग हैं, उनको दिया गया है। लद्दाख में विक्कू सेंगर साहब को दिया गया है और दिल्ली में विवेक जैन मुनि जी को दिया गया है, सुशील महाराज जी को दिया गया है, सतनाम सिंह संधू साहब को दिया गया है, अजमेर में सैयद सलमान चिश्ती साहब को दिया गया है। तो पहली कोशिश हमारी ये है कि दरगाह मुबारक खां शहीद से हिंदुस्तान की एकता का संदेश जाना चाहिए। चूँकि ये उर्स वगैरह जो होते हैं वो इसीलिए होते भी हैं कि उर्स में जब भीड़ होती है तो लोगों को एक पैगाम दिया जाए। तो हमारा पैगाम मेन यही है कि मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो गोरखपुर हज़रत मुबारक खां शहीद की धरती पर आ करके यहाँ के उर्स को देखिए। यहाँ हर धर्म के लोग मिल करके उर्स मनाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिल करके उर्स मनाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम धर्म के लोग जो आ रहे हैं अक़ीदत के साथ आए, बाबा के वहाँ अपनी मुरादों को मांगे, मन्नतों को मांगे, चादर को पेश करें, दुआएं मांगें और जो प्रोग्राम रखा गया है उसको भी सुने, देखें और अहले वतन को उसकी मुबारकबाद में पेश करता हूँ आपके माध्यम से। गोरखपुर में मंगलवार से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पुरानी कलेक्ट्रेट में आरंभ होगी, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने जानकारी दी कि बांसगांव और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से प्रारंभ हो रही है। नामांकन केंद्र पर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। नामांकन केंद्र पर सभी मजिस्ट्रेट व पुलिस की ड्यूटियां निर्धारित की जा चुकी हैं। प्रत्याशी कल से 11 बजे से 3 बजे के बीच नामांकन पत्र लेकर अपना नामांकन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 14 मई तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे और 15 मई को स्क्रूटनी की जाएगी। 17 मई को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। सभी तैयारियां पूरी हैं। प्रत्याशी साथ केवल 4 व्यक्ति नामांकन कक्ष में आ सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों को 10 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी, जबकि पार्टी से आने वाले प्रत्याशियों को केवल 1 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रत्याशी कल 11 बजे से अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, कल 7 मई से गोरखपुर और बांसगांव दोनों लोकसभा क्षेत्रों का नामांकन प्रारंभ हो रहा है गोरखपुर जनपद में। उसको लेकर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। नामांकन पत्रों की भी तैयारी कर चुके हैं हम लोग और कल 11 बजे नोटिफिकेशन रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। 14 मई तक नामांकन लेने का आखिरी दिन है। उसके बाद 15 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 17 मई तक नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट होना है। तो सभी तैयारियां हमारी पूर्ण है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आदर्श आचार संहिता को लेकर भी सभी पार्टियों के साथ मीटिंग करके उनको बताया जा चुका है। किसी भी कैंडिडेट के साथ जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके साथ, उनके अलावा 4 व्यक्ति और आरओ कक्ष में आ सकते हैं। 1 प्रस्तावक की आवश्यकता है उनके लिए। जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां या निर्दलीय हैं उनके लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता है। सभी को सूचना की जा चुकी है। अस्थमा एलर्जी सेंटर के डॉक्टर नदीम अरशद ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस का मुख्य उद्देश्य अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिवस प्रतिवर्ष ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा बनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1993 में WHO और NIH के सहयोग से हुई थी। गीना का लक्ष्य अस्थमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उपचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। इस वर्ष गीना अपनी स्थापना का 31वां वर्ष बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। उन्होंने बताया कि अस्थमा का प्रकोप ज्यादातर मध्यम और निम्न आय वाले देशों में देखा जाता है और इसकी प्रभावी दवा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इन दवाओं की कमी के कारण इन देशों में अस्थमा के 90% मौतें होती हैं। इसी कारण विश्व अस्थमा दिवस 2024 का थीम अस्थमा शिक्षा और सशक्तिकरण है। अस्थमा एक वैश्विक फेफड़े की बीमारी है जिसके मुख्य लक्षण हैं सांस फूलना, सीने में जकड़न, खांसी और सांस लेने में कठिनाई। जब सांस की नलियां सामान्य होती हैं तो हवा फेफड़ों में आसानी से आ जा
सकती है, लेकिन अस्थमा के रोगियों में इन नलियों में सूजन, सिकुड़न और बलगम के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा के लक्षण समय समय पर बढ़ते हैं और घटते रहते हैं और अक्सर रात या सुबह के समय बढ़ जाते हैं। सही उपचार और बचाव से रोगी एक सामान्य जीवन जी सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर नदीम अरशद ने कहा, वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। ये हर साल जीना एक संस्था है जिसे कहते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। हर साल फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ ऑफ मई को मनाया जाता है। कल फर्स्ट ट्यूसडे मई का मंथ है। इसका उद्देश्य है दमा के बारे में मासेस को जागरूक करना कि दमा क्या है और दमा क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसका बचाव है। हर साल बीना एक थीम देती है जिसके के अनुसार ये जो है जागरूकता फैलाने के लिए दमा के बारे में बताने के लिए एक थीम देती है। इस साल का थीम है अस्थमा एम्पावर्स एजुकेशन। इसका मतलब है कि पब्लिक को एजुकेट करना कि दमा की डायग्नोसिस क्या है, कैसे इसको जांचा, कैसे इसकी डायग्नोसिस की जाए, कैसे इसके बारे में ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बारे में एजुकेट करना और कैसे इससे बचाव जाए, ये तीनों के बारे में एजुकेट करना। इसकी जांच के बारे में, इसकी प्रिवेंशन के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में मासेस को जागरूक करना, ये इस साल का थीम है अस्थमा एम्पावर्स एजुकेशन। डायग्नोसिस के बारे में कि दमा को कैसे जांचा जाए, कैसे पक्का किया जाए कि ये दमा है। दमा के सबसे कॉमन लक्षण सांस का फूलना होता है, सूखी खांसी अक्सर होती है जो रात में या सुबह अक्सर होती है और सीने में दर्द होती है और घबराहट होती है। इसको अगर आप किसी लक्षण मिले तो फ़ौरन डॉक्टर्स को दिखाएं और डॉक्टर्स को चाहिए इसकी जो कॉमन जांच है जैसे एक्सरे है और लंग फंक्शन टेस्ट है, उससे पता लगाया जा सकता है कि इसको दमा है कि नहीं। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, दमा का मेन काज है सांस की नली में सूजन और सिकुड़न होना। तो दो प्रॉब्लम इसमें आते हैं, सूजन भी आती है, सिकुड़न भी आती है। सिकुड़न को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट होता है ब्रोंकोडायलेटर और सूजन को दूर करने के लिए ट्रीटमेंट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्योंकि दमा एक क्रॉनिक बीमारी है, ये टैबलेट और इंजेक्शन और सिरप से नहीं ठीक होगी, इसमें लॉन्ग टर्म दवा देनी पड़ती है लंबे समय तक। तो वो दवा देनी पड़ेगी जो कि साइड इफेक्ट जिसके लंबे समय से ना हो। तो इसको एक इनहेलेशन फॉर्म में दवा देते हैं जो डायरेक्ट फेफड़े में जाती है। इसका अमाउंट इतना कम होता है दवा का, माइक्रोग्राम में आती है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। तो दो तरह के इनहेलर देना है। पहले तो इनहेलर देना है पक्का हो गया क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसलिए इनहेलर ही देंगे, साइड इफेक्ट ना हो। एक होता है ब्रोंकोडायलेटर का इनहेलर और एक होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इनहेलर। ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर तब देना है जो कि इमीडिएट आराम के लिए, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसको साथ साथ जब तक आप एंटी इन्फ्लेमेटरी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर नहीं देंगे, सिर्फ ब्रोंकोडायलेटर का इनहेलर देंगे तो मरीज ठीक नहीं होगा। लेकिन मेन काज है इसमें इन्फ्लेमेशन। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। इनहेलेशन फॉर्म में देना है तो इसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर होंगे। मरीज अगर रेगुलर इसका लेता रहे तो उसको सांस की नली चौड़ा करने वाली ब्रोंकोडायलेटर की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मरीज का दमा भी दो टाइप का होता है, एक सीजनल होता है और एक पेरिनियल होता है। सीजनल माने जिस चेंज ऑफ सीजन मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर उसमें फूलता है। तो कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि इनहेलेशन अगर बिल्कुल ठीक है तो उनसे कहा जाता है कि सीजन के 1 महीने पहले आपको मालूम है आपका दमा उभरेगा, 1 महीने पहले अगर प्रिवेंटिव थेरेपी एंटी इन्फ्लेमेटरी का इनहेलर ले लेंगे तो अटैक नहीं हो। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव श्री विकास सिंह, मुख्य कानूनी रक्षा अधिकारी संजय प्रताप त्रिपाठी और जेल निरीक्षक फहद अली ने जिला कारागार गोरखपुर का निरीक्षण किया। न्यायिक अधिकारियों ने पाकशाला, मिलेनियम बैरक, बैरक नंबर 1, महिला बैरक और कारागार पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पर्याप्त भोजन व साफ सफाई और बाहर से आने वाले आगंतुकों तथा बंदियों की सख्त तलाशी के निर्देश दिए। बंदियों को सरकारी वकील उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवसर पर जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक श्री डी.के. पांडे, जेलर श्री अरुण कुमार कुशवाहा, उप कारापाल श्री विजय कुमार, श्री विश्वनाथ पांडे, श्री अश्वनी कुमार उपाध्याय, श्रीमती अमिता श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद।